हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। तो देखो, हम जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोई पर्सन सप्लाई करता है या कोई बिजनेस कर रहा है, उसको अगर जीएसटी में कुछ भी कंप्लाइंसेस करना है, रिटर्न फाइल करने हैं, रिफंड लेना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है, ये सब कुछ करना है, तो उसको सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि उसको जीएसटी में जाके, जीएसटी पोर्टल पे जाके और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन होता है ये। ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे उसको फिर रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। तो अभी हम ये देखते हैं कि उसको रजिस्ट्रेशन कब लेने की जरूरत है, कब लेने की जरूरत नहीं है, और उसके बारे में और भी चीजें, क्या प्रोसेस है, कब उसका कैंसिलेशन किया जा सकता है, कब उसका कैंसिलेशन का रिवोकेशन किया जा सकता है, कब रजिस्ट्रेशन को हम लोग अमेंडमेंट करवा सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आज इस चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो चार्जिंग सेक्शन है जीएसटी का, तो जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 9, जो हमने चार्ज अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में देखा था। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन ये बोलता है कि टैक्सेस टैक्सेस शेल बी कलेक्टेड एंड पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन टैक्स कलेक्ट करेगा कस्टमर से और गवर्नमेंट को पे करेगा। कस्टमर से टैक्स जब सेल करेगा, सप्लाई करेगा, तब कस्टमर से वो टैक्स लेगा और वो टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये कहता है चार्जिंग सेक्शन। कौन करेगा ये काम? टैक्सेबल पर्सन। अभी टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या है? टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग ये दिया हुआ है, एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। जब भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया, वो बन जाएगा टैक्सेबल पर्सन। दूसरी बात, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया लेकिन वो लाइबल टू रजिस्टर था, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल था, लेकिन उसने फिर भी लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसको मान लो टैक्स पेमेंट करना नहीं था, टैक्स की चोरी करनी थी, इसलिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, या वो इग्नोर था कि रजिस्ट्रेशन मुझे लेना है या नहीं लेना, उसको इस चीज की पता ही नहीं था। तो अगर उसने नहीं भी लिया है, तो भी वो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में फॉल हो जाएगा, और उसके ऊपर में जो भी टैक्स के जो प्रोविजंस है, सारे उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो टैक्सेबल पर्सन में क्या क्या कवर होता है? जो वॉलेंटरी रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं थी। अब नीड है या नहीं है, अभी हम आगे देखने वाले हैं कि कब नीड आती है, कब नीड नहीं आती है। लेकिन अगर किसी पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की लॉ में नीड नहीं थी, जीएसटी एक्ट में उसको रिक्वायर्ड नहीं था कि रजिस्ट्रेशन लेवे, बट उसने फिर भी ले लिया, वो अपनी वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन वो ले सकता है। अगर उसने ले लिया है, तो फिर वो बन जाता है टैक्सेबल पर्सन, और उसके ऊपर जीएसटी के सारे प्रोविजन लग जाते हैं। उस केस में उसको सब कुछ करना पड़ेगा, सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। और अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो लाइबल था रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, बट उसने लिया नहीं है, तो भी वो बन जाएगा टैक्सेबल पर्सन। अब ये देखते हैं कि हु इज लाइबल टू रजिस्टर। लाइबल टू रजिस्टर कौन होता है? तो उसके लिए दो सेक्शन दिए हुए हैं जीएसटी में। एक है सेक्शन नंबर 22। अब ये सेक्शन नंबर आपको याद ही हो जाएंगे, क्योंकि ये नंबर हम लोग बोलते रहेंगे। सेक्शन नंबर 22, ये 22 जो है वो टर्नओवर बेसिस पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को बताता है कि कितना टर्नओवर होगा तो तब आपको लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। और सेक्शन नंबर 24 ऐसा है जो बोलता है कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। आपको टर्नओवर नहीं देखना है। अगर ये काम कर रहा है वो पर्सन, या ये इस तरह का पर्सन है, तो उसको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना है। चलिए देखते हैं 22 में क्या क्या आता है। एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन वेयर एवरी स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड। दो बातें आ रही है यहाँ पे। जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट वाइज होता है। ऐसा नहीं है कि मैं 10 स्टेट में बिजनेस कर रहा हूं, मतलब मैं 10 स्टेट में लोकेटेड हूं, मेरे 10 स्टेट में ऑफिस है, या 10 स्टेट में मेरे पास शॉप्स है, फैक्ट्री है, और मैं एक इंडिया लेवल पे एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ले लूं, वैसा जीएसटी में प्रोविजन है नहीं। जिस जिस स्टेट में मेरा ऑपरेशन है, जिस स्टेट में मेरा बिजनेस, आई मीन बिजनेस मतलब मेरा मेरा खुद का कोई शॉप है या ऑफिस है,
तो वहां पे मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जहां से मैं टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा हूं वहां पे लेना है। अगर मान लीजिए मैंने किसी एक जगह ऑफिस डाल के रखा, वहां मैं सप्लाई ही नहीं करता हूं, तो नहीं लेना है। किसी एक जगह मेरी फैक्ट्री है जहां पे मेरा पूरा एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई होता है, या पूरा नॉन जीएसटी गुड्स का सप्लाई होता है, तो वहां भी मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाईज होनी चाहिए। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये आती है कि क्या सब हर जने को, हर पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या? तो आंसर इज नो। उसको रजिस्ट्रेशन कब लेना है? अगर उसका ऑल इंडिया का टर्नओवर, रजिस्ट्रेशन तो उसको स्टेट वाइज लेना है, लेकिन जब हमको उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने की, रजिस्ट्रेशन लेना की जरूरत है या नहीं लेने की जरूरत है, तो उसका ऑल इंडिया का टर्नओवर चेक करना है अपने को। तो हमको उसमें ऑल इंडिया का टर्नओवर देखना है उसको, उसका ऑल इंडिया का टर्नओवर कितना है। और ऑल इंडिया का टर्नओवर कब का देखना है? करंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है उसका। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर का कोई रिलेवेंस नहीं है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर हम देखते हैं कॉम्पो स्कीम जब हमको लेनी होती है, कि कॉम्पो स्कीम में जाना है या रेगुलर स्कीम में जाना है। हमने ऑलरेडी कॉम्पोजिशन का हम चैप्टर कर चुके हैं, तो वहां पे देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में उसका क्या टर्नओवर था। उसके बेसिस पे करंट ईयर में उसका कॉम्पो स्कीम ले सकता है या नहीं ले सकता, वो डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पे हमने को केवल करंट ईयर का टर्नओवर ही देखना होता है। अभी देखो, अब ये जो उसको जो रजिस्ट्रेशन लेना है, उसमें रेस्पेक्ट, अगर वो मणिपुर से बिजनेस कर रहा है, या मिजोरम से वो बिजनेस कर रहा है, या त्रिपुरा से कर रहा है, या नागालैंड से कर रहा है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट से अगर वो बिजनेस कर रहा है, इसका शॉर्टकट जो की है वो है मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। अगर इन 4 स्टेट से कर रहा है तो उसका 10 लाख रुपीज का लिमिट है, यानी कि 10 लाख तक का उसका टर्नओवर अगर है, करंट फाइनेंशियल में अगर उसका 10 लाख तक का टर्नओवर हुआ है, तो उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, आरसी उसको लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसका 10 लाख से बियॉन्ड जाएगा, 10 लाख के जैसे ही ऊपर जाएगा, उस दिन उसको आरसी लेने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तब लो, एज पर लो, उसको आरसी लेने की नीड आ जाएगी। अभी इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार मेघालय दिया होता है, तो मेघालय 10 लैक्स में नहीं आएगा। अब उसको याद कैसे रखना है? मेघ का जो फर्स्ट 2 लेटर है वो एम ए है, एम ए के अंदर में मणिपुर आता है। माई का जो फर्स्ट 2 लेटर है उसमें एम वाई है, लेकिन हम उसको एम आई पढ़ लेंगे, तो एम आई के अंदर मिजोरम आ जाता है। तो 4 स्टेट्स के अंदर में अपना हो गया 10 लैक्स का लिमिट। 4 स्टेट्स 10 लैक्स, 410, 420 नहीं 410, 420 नहीं 410, 4 स्टेट 10 लैक्स। उसके बाद 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे लिमिट है 20 लैक्स का। अब वो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं? अब ये क्वेश्चन में कई बार स्टेट्स दिया रहता है कि ये स्टेट्स में वो रजिस्टर, ये स्टेट से बिजनेस कर रहा है, ये स्टेट से बिजनेस कर रहा है, ये स्टेट से बिजनेस कर रहा है, तो वो स्टेट्स का ध्यान रखना है यहाँ पे काम आने वाला है वो स्टेट्स, कि उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है या नहीं है, एक बात। और दूसरी चीज उसकी एग्जाम्शन के अंदर भी काम आती है। एग्जाम्शन में 2 ऐसे एग्जाम्शन दिए हुए हैं जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, कि उसका टर्नओवर कितना था, क्या उसका टर्नओवर आरसी लेने का, आरसी लेने से कम था या आरसी लेने से ज्यादा था, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो लिमिट्स है वो एग्जाम्शन के लिए भी काम आती है। अभी 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, ये भी नॉर्थ ईस्ट में हो गया, 7 सिस्टर्स में हो गया, आसाम से आगे जाके है चाइना बॉर्डर पे। उत्तराखंड, ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ये अपना ये अपना नॉर्थ में है उत्तराखंड, जहां पे 4 धाम की यात्रा वगैरह जाते हैं लोग। उसके अलावा सिक्किम, ये अगेन नॉर्थ ईस्ट में है, 7 सिस्टर्स का पार्ट है। एंड मेघालय, ये 4 स्टेट्स हम पहले अलग से हम याद कर रहे हैं, इसका शॉर्टकट की है ओशम। हमारी ट्रिप जो थी नागालैंड की वो ओसम थी। अब वैसे तो ओसम की स्पेलिंग डिफरेंट होती है, बट यहाँ पे हमने ओसम की स्पेलिंग चेंज कर दी और वो है AUSM। अब ध्यान रखना, ए में आसाम नहीं है, ए में अरुणाचल प्रदेश है।
वैसे होने को तो आसाम भी नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है, लेकिन आसाम थोड़ा स्टेट बड़ा है साइज में। तो जो जनरली जो छोटे स्टेट्स है ना, उन्होंने लिमिट्स कम रखी हुई है, क्योंकि स्टेट छोटा है तो वहां पे पॉपुलेशन भी कम है, तो वहां पे अगर उनको जीएसटी कलेक्ट करना है तो छोटे बिजनेस वालों से भी उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वहां बड़े बिजनेस ज्यादा है नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है। तो ये हो गया औसम। तो हमारी ट्रिप हो गई औसम, AU असम। तो आसाम नहीं है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पे उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा स्टेट है, उत्तराखंड रिलेटिवली छोटा स्टेट है। तो यहाँ पे छोटा स्टेट्स को ही यहाँ लिमिट भी कम रखी गई है, सिक्किम और मेघालय। तो ये 8 स्टेट्स हमारे हो गए हैं, 4 में 10 लैक्स, 4 में 20 लैक्स। अब इसमें 2 स्टेट्स और है, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है इनकी, जिनका भी लिमिट 20 लाख की। एक स्टेट है तेलंगाना, और दूसरा स्टेट है पुडुचेरी। तेलंगाना वैसे साइज में बहुत बड़ा स्टेट है, पुडुचेरी रिलेटिवली बहुत छोटा स्टेट है। दोनों ही साउथ इंडिया में, साउथ में। तो ये 2 स्टेट्स का यहाँ पे और एंट्री हुआ है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म दिया टीपू। तेलंगाना का TE और पुडुचेरी का PU, टीपू। तो तेलंगाना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे तमिलनाडु नहीं है, यहाँ पे हम टीपू बोल रहे हैं, टीपू। तमिलनाडु में TA होता है, TA से स्टार्ट होता है, और पुडुचेरी का PU यहाँ पे हो गया। तो 6 स्टेट्स यहाँ पे हो गए जिनका लिमिट जो है वो 20 लैक्स का लिमिट है। अब ये 2 स्टेट्स को मैं अलग से वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो 8 स्टेट्स जो अभी हमने देखे हैं, 4 स्टेट्स का 10 लाख और 4 स्टेट्स का 20 लैक्स, यही 8 स्टेट्स अपने कॉम्पो स्कीम में भी आते हैं। ये 8 स्टेट ही ऐसे हैं कॉम्पो स्कीम में जिन पे लोअर लिमिट लगता है कॉम्पो स्कीम का। लोअर लिमिट कितना है वहां पे कॉम्पो स्कीम में? 75 लैक्स। लोअर लिमिट वहां पे 75 लैक्स का है कॉम्पो स्कीम लेने के लिए। वो पर्सन कॉम्पो स्कीम ले सकता है जिसका टर्नओवर 75 लैक्स तक का है, वो कॉम्पो स्कीम ले सकता है। उसके ऊपर चला गया तो उसको रेगुलर स्कीम लेना पड़ेगा। तो ये 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे 75 लाख का लिमिट है कॉम्पो स्कीम के लिए। बाकी रिमेनिंग स्टेट्स के लिए 150 लैक्स का लिमिट है वहां पे। तो वहां पे भी 8 स्टेट्स हमने कैसे याद किए हैं? मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, ओसम, और उनका सबका लिमिट है 75 लैक्स। यहाँ पे हमने उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। मेक माई ट्रिप टू नागालैंड का 10 लैक्स का लिमिट है, ओसम का 20 लैक्स का लिमिट है, और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री और हुई है टीपू का, टीपू की एक और एंट्री हुई है, उसकी 20 लैक्स की लिमिट है। उसके बाद इनके अलावा जो जितने भी स्टेट्स बचते हैं, अगर वो सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हैं अदर देन इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है तब तो कोई बात नहीं है। वैसे लोन पे इंटरेस्ट मिलना भी सर्विस ही है। हमने लोन दिया किसी को, उसने अपने को इंटरेस्ट दिया, वो एक सर्विस है जो कि जीएसटी में वैसे एग्जेम्प्ट है, जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे हम एग्जेम्प्टेड या टैक्सेबल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम टर्नओवर की लिमिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि टर्नओवर जब अभी हम देखने वाले हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है टर्नओवर का, उसमें एग्जेम्प्टेड भी इंक्लूड होता है। तो अगर कोई पर्सन किसी पर्सन ने लोन दिया किसी दूसरे पर्सन को या बैंक में FD करवाई, तो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट आ रहा है उसको हम यहाँ पे इस पर्पज से उसको सर्विस नहीं मानेंगे, उसको गुड्स ही मान लेंगे, मतलब उसको सर्विस की यहाँ पे, तो वो सर्विस की सप्लाई नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट की सप्लाई वो कर सकता है। तो इंटरेस्ट के अलावा कुछ भी सर्विस की सप्लाई कर रहा है किसी और स्टेट से कर रहा है, तो 20 का लिमिट है उसका भी 20 का लिमिट है। तो सर्विस अगर सप्लाई कर रहा है तो वो किसी भी स्टेट से कर रहा है, इन ऊपर वाले स्टेट्स का जो 10 लाख का लिमिट है और 20 का लिमिट है, वो तो आप चाहे सर्विस कर लो चाहे गुड्स कर लो, उसका 10-20 ही है। रिमेनिंग स्टेट्स के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर रिमेनिंग स्टेट सर्विस का सप्लाई कर रहे हैं इंटरेस्ट को छोड़ के, तो उनका 20 का लिमिट है। उसके बाद अगर सर्विस का नहीं कर रहे हैं लेकिन स्पेसिफाइड गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं, तो भी 20 का लिमिट है। अब स्पेसिफाइड गुड्स में क्या क्या आता है? स्पेसिफाइड गुड्स क्या क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है चाहे तो वो ट्रेडिंग कर रहा है, दोनों केस में यहाँ पे अगर वो कर रहा है किस किस चीजों का,
जब हम पान की शॉप पे जाते हैं, उसके यहाँ पे क्या क्या मिलता है वो हम यहाँ पे बात करते हैं। आइसक्रीम या एडिबल आइस। तो पान की शॉप अगर आइसक्रीम सेल कर रही है, एडिबल आइस सेल कर रही है, तो वहां पे उस केस में उसको 20 का लिमिट मिलेगा आरसी लेने के लिए। 20 तक तो वो कर सकता है, लेकिन 20 उसके बाद 20 lakhs का टर्नओवर होते से उसको आरसी लेनी पड़ेगी। तो आइसक्रीम का सेल कर रहा है, पान मसाला का सेल कर रहा है, विमल पान मसाला, कोई भी पान मसाला का सेल कर रहा है, पान की शॉप पे मिलता है। टोबैको या टोबैको सब्सटीट्यूट्स लाइक सिगरेट्स, तो पान की शॉप पे टोबैको सिगरेट भी मिलता है, उसका वो सेल कर रहा है। ये तो हो गया पान की शॉप। दूसरी अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए जो चीजें काम आती है, बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ काम आती है, ब्रिक्स काम आ रही है, ब्रिक्स यानी ईट काम आ रही है, बिल्डिंग ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, फॉसिल मील ब्रिक्स। तो ये सब तरह की हो गई, ईट हो गई ये जो बिल्डिंग बनाने के काम आती है। एंड अर्थिंग एंड रूफिंग टाइल्स, जमीन पे लगाने वाली टाइल्स और छत पे लगाने वाली टाइल्स। ये अगर कोई पर्सन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसका, या तो ट्रेडिंग कर रहा है, कुछ भी करने दो, तो ये अगर काम कर रहा है तो उसकी लिमिट जो है आरसी लेने की वो 20 लाख रुपीज की रह जाएगी इन अदर स्टेट, ऑल अदर स्टेट्स में। बाकी इन स्टेट्स से जो 10 स्टेट्स है ना, उनके लिए तो कुछ देखना ही नहीं है। ये 4 स्टेट्स के लिए 10 की ही लिमिट है, 6 स्टेट्स के लिए 20 की ही लिमिट है, उसमें जो मर्जी काम करने दो उनको। तो इसमें अभी मैं इसको अगर मैं कॉम्पो स्कीम से कनेक्ट करूं, तो कॉम्पो स्कीम में भी ये सारी चीजें लिखी हुई है कि ये पर्सन अगर कॉम्पोस्ट की अगर ये चीजें करता है, लेकिन वहां पे केवल मैन्युफैक्चरिंग की बात करी गई है। कॉम्पो स्कीम में केवल मैन्युफैक्चरर के लिए बोला गया है कि अगर इन आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है कॉम्पो स्कीम वाला, तो वो कॉम्पो स्कीम नहीं ले सकता। तो कोई पान मसाला मैन्युफैक्चर कर रहा है, आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या सिगरेट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो पर्सन कॉम्पो स्कीम नहीं ले सकता है, उसको रेगुलर स्कीम लेना पड़ेगा। और आरसी के लिए क्या बोल दिया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर लो चाहे वो ट्रेडिंग कर लो, उसको लिमिट जो है आरसी लेने की उसकी कम हो जाएगी, उसकी 20 की ही लिमिट मिलेगी, उसको उसको 20 की लिमिट मिलेगी। और कॉम्पो स्कीम में एक और चीज है, एरिएटेड वाटर, यानी कि कोल्ड ड्रिंक, जो भी पान की शॉप पे मिलता है। कोल्ड ड्रिंक को भी अगर कोल्ड ड्रिंक का कोई पर्सन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसको कॉम्पो स्कीम नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कोल्ड ड्रिंक का सेल कर रहा है तो उसको लिमिट कितनी मिलेगी, उसको 40 लाख की लिमिट मिलेगी, जो हम यहाँ देखने वाले हैं। अभी हम देख रहे थे कि अगर इन गुड्स का सप्लाई करता है, इसमें यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक इंक्लूडेड नहीं है, एरिएटेड वाटर जिसको हम लोग इस लैंग्वेज में बोला जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको एरिएटेड वाटर बोला जाता है कोल्ड ड्रिंक को। वाटर के अंदर में एयर मिला दी जाती है, उसके अलावा भी और कार्बन वगैरह और बहुत सारी चीजें मिला के उससे कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। तो उस केस के अंदर में अगर कोई कोल्ड ड्रिंक का सेलर है, आपको क्वेश्चन में दे दिया कि ए लिमिटेड इज ट्रेडिंग इनटू दी कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी वगैरह, तो उस केस में उसको कितना लिमिट मिलेगा, उसको हायर, उसको 20 वाली लिमिट्स में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको कोल्ड ड्रिंक जो है 20 लिमिट्स में नहीं आती। और तीसरी चीज, अगर वो इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर रहा है हैंडमेड गुड्स का या हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, और वो पेन प्लस उसके पास पेन नंबर लिया हुआ और वो ई वे बिल बना रहा है, वो ये सब काम कर रहा है, तो उसको यहाँ पे 20 का लिमिट्स मिल जाएगा, उसको 20 का लिमिट्स मिल जाता है। इसके अलावा, इन चीजों के अलावा अगर कोई और चीजों का अगर इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, तो हम अभी सेक्शन 24 में पढ़ने वाले हैं, इनके अलावा अगर कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया जा रहा है इन गुड्स के अलावा, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। मतलब रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, चाहे टर्नओवर उसका 50,000 रुपीज का ही क्यों ना हो। तो लेकिन हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट, ये क्योंकि ऐसे गुड्स है जो कि जिनसे कि अपने आर्टिशंस या कोई कलाकार होते हैं जो जिनकी आमदनी कम है, उनका गुजारा चलता है ये बना के उनका। तो अगर हम बोल देंगे कि भाई हैंडीक्राफ्ट गुड्स किसी ने बनाया,
कुछ खिलौने बनाए, कुछ कारपेट वगैरह बनाई, और वो किसी और स्टेट में उसको सेल कर दे रहा है, किसी और स्टेट के कस्टमर को सेल कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि जीएसटी में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। तो ऐसे छोटे लोग, छोटे जो कारीगर लोग हैं, जिनकी अर्निंग कम होती है जनरली, हाथ से काम करके बना रहे हैं, तो वो कितना अर्न कर लेंगे। तो ऐसे हैंडमेड गुड्स या हैंडीक्राफ्ट गुड्स जिसको स्पेसिफिकली नोटिफाई किया हुआ है, स्पेसिफिक नोटिफाइड गुड्स का अगर वो सप्लाई करता है, तो इंटरस्टेट भी उसको अलाउ कर दिया है यहाँ पे। इनको छोड़ के बाकी सबके लिए इंटरस्टेट जो है वो अलाउ नहीं है, उसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। और वो इनका कर रहा है, प्लस उसके उसने पेन नंबर लिया हुआ है, प्लस वो ई वे बिल बना रहा है ट्रांजेक्शन का। ई वे बिल बना रहा है, ई वे बिल का हमारा अलग चैप्टर है, उसमें हम देखने वाले हैं। अगर वो ई वे बिल बना रहा है ट्रांजेक्शन का, तो उसको 20 लाख की लिमिट यहाँ पे मिल जाएगी। और इन्हीं पर्सन को, ये जो पर्सन है, अगर ये 6 स्टेट्स में काम कर रहे हैं तो 20 की लिमिट उनको मिलेगी, और ये 4 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, इन 4 स्टेट्स में कर रहे हैं, तो 10 की लिमिट मिलेगी। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, उनका 10 और 20 फिक्स है। कुछ भी काम करो 10 मिलेगा या 20 मिलेगा। बट ये अदर स्टेट्स में अगर ये 3 काम कर रहे हैं, 3 में से कोई भी काम कर लो, 20 का लिमिट मिलेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन ये तीनों भी काम नहीं कर रहा है, तो उसको 40 लाख तक का लिमिट मिल जाएगा। ये तीनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो उसको आरसी कब तक नहीं लेना, जब तक उसका 40 का टर्नओवर क्रॉस नहीं कर जाता है। 40 तक का उसको कोई आरसी लेने की जरूरत नहीं। उसका 25 लाख का टर्नओवर है, नो आरसी। उसका 35 लाख का टर्नओवर है, कोई आरसी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आरसी लेने की जरूरत नहीं है, तो उसको टैक्स भी चार्ज नहीं करना है कस्टमर से। अगर भाई उसको आरसी लेने की वो लाइबल टू रजिस्टर था ही नहीं, तो वो टैक्सेबल पर्सन भी नहीं है। और अगर वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो ना तो उसको सेल पे टैक्स कलेक्ट करना है कस्टमर से। हाँ, लेकिन जो वो वेंडर से बाय करके लाएगा, तो वेंडर तो जीएसटी लगाएगा उसके ऊपर में, अगर वेंडर रजिस्टर्ड है तो। लेकिन जब आपको सेल करेगा वो कस्टमर को, तो कस्टमर को सेल करते टाइम पे वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। ना उसको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है, ना उसको जीएसटी चार्ज करना है, ना उसको जीएसटी का आईटीसी मिलेगा। तो ये हो गया 40 लाख। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जितने भी स्टेट्स है, वहां पे चंडीगढ़ छोटा है होने को, तो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, उसमें भी दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये सब छोटे हैं होने को तो, लेकिन वहां पे भी 40 का लिमिट मिल जाएगा। चलिए, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टेट से दिल्ली, यहाँ से कोई सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमने ऑफिस खोल रखा है, लेकिन वहां से हम सेल नहीं कर रहे हैं, यानी वहां पे टर्नओवर जीरो है। मिजोरम से हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं ओनली। वहां पे हमने लिकर की शॉप खोली हुई है, लिकर की शॉप जीएसटी से बाहर है। लिकर जो है वो जीएसटी से बाहर है, इसलिए वो एग्जेम्प्टेड कहलाता है। उस पर हमारा 5 लाख रुपीज का टर्नओवर है। मेघालय, यहाँ से हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, 7 का टर्नओवर है। पंजाब, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, 6 का टर्नओवर है। मध्य प्रदेश, सर्विस का सप्लाई कर रहे हैं, 3 का टर्नओवर है। अब ये सारे टर्नओवर, चाहे वो एग्जेम्प्टेड गुड्स का हो, चाहे टैक्सेबल का हो, चाहे सर्विसेज का हो, सबको ऐड कर लेना है, तो वो कहलाता है एग्रीगेट टर्नओवर। सारे स्टेट्स का ऐड करना है यहाँ पे, चाहे वो एग्जेम्प्टेड होने दो, चाहे टैक्सेबल होने दो, सब ऐड होगा यहाँ पे। तो एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे 20 का इसका हो गया। तो पहला स्टेप हमारा है कि पहले एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करो। सबसे पहला स्टेप है एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने का। सेकंड स्टेप हमारा आता है, फिर ये देखना है कि भाई अभी इसका टर्नओवर तो हमने निकाल लिया, 22 लाख का इसका ऑल इंडिया टर्नओवर हो गया इस बंदे का। अब इसकी लिमिट कितनी है रेस्पेक्टिव स्टेट की, तो हमको पहले रेस्पेक्टिव स्टेट की लिमिट यहाँ पे डालनी है। तो देखो, यहां से तो वो सप्लाई कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ की लिमिट उसकी देखने की जरूरत नहीं है, दिल्ली स्टेट की। मिजोरम से वो केवल एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, तो जिस भी स्टेट से वो केवल एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, उसकी भी लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे तो उसको आरसी लेनी ही नहीं है। वहां से केवल वो एग्जेम्प्टेड गुड्स का सेल कर रहा है, या एग्जेम्प्टेड सर्विसेज का सेल कर रहा है, वहां पे तो उसको आरसी लेनी ही नहीं है।
केवल टैक्सेबल जहां से करता है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, वहां पे उसको आरसी लेनी होती है। मिजोरम से पूरी तरह से वो एग्जेम्प्टेड का सेल कर रहा है, तो वहां उसको आरसी लेनी नहीं है, वहां पे उसको लिमिट देखनी नहीं है, उस पे उस स्टेट की क्या लिमिट है वो देखनी नहीं है अपने को। मेघालय से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, मेघालय की लिमिट है 20। पंजाब से वो सप्लाई कर रहा है, पंजाब की लिमिट है 40। एमपी से वो सप्लाई कर रहा है, एमपी की लिमिट है, एमपी से वो सर्विस का सप्लाई कर रहा है, अगर वो सर्विस का सप्लाई कर रहा है तो लिमिट रिड्यूस हो जाती, क्या हो जाती है, 20 की लिमिट हो जाती है। तो इस तरह से ये रेस्पेक्टिव स्टेट की हमने लिमिट यहाँ पे नेक्स्ट अपने को देखनी है सबसे पहले। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया कि रेस्पेक्टिव स्टेट की लिमिट कितनी है। अब थर्ड स्टेप क्या है अपना, थर्ड स्टेप ये है कि अभी रेस्पेक्टिव स्टेट की लिमिट देखने के बाद में ये थर्ड स्टेप है कि वो तीनों जितने भी रेस्पेक्टिव स्टेट की लिमिट अपने देखी, जहां से हम केवल जहां से एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं उसकी लिमिट तो अपने को इग्नोर करने की जरूरत है, उसकी लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, केवल एग्जेम्प्टेड कर रहे हैं। रिमेनिंग स्टेट्स जहां पे टैक्स, जहां से हम टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं उसके अलग अलग लिमिट्स हमने यहाँ पे निकाली 20, 40, 20। अब इनमें से जो कम होगी, जो लोवेस्ट होगी, वो लिमिट पूरे इंडिया के लिए लग जाएगी। इनको ऐड नहीं करना है, इनको रेस्पेक्टिव स्टेट को कंपेयर नहीं करना है। पहले हम एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया का कैलकुलेट करेंगे, फिर रेस्पेक्टिव स्टेट के देखेंगे कि क्या क्या लिमिट्स है, जहां से हम टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हैं उनकी लिमिट हम देखेंगे। फिर इनमें से जो कम होगी, लोवेस्ट लिमिट, इनमें से जो लोवेस्ट होगी वो लिमिट जो है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए या पर्सन के लिए अप्लाई होगी। तो लिमिट अप्लाई होगी 20 की। अब सब स्टेट्स के लिए जो लिमिट है ना, अब लिमिट स्टेट वाइज नहीं रह जाती है, लिमिट होती है कंपनी के लिए या पर्सन के लिए, स्टेट वाइज लिमिट नहीं होती है। स्टेट वाइज तो हम देखते हैं कि स्टेट की लिमिट इतनी, स्टेट की इतनी है, बट उनमें से जो कम रहेगी सबसे कम वो हो जाएगी फुल कंपनी के लिए लिमिट, फुल कंपनी की लिमिट हो जाएगी वहां पे। तो यहाँ पे 20 लैक्स की लिमिट हो गई इस कंपनी के लिए, जो कि 5 स्टेट में अपना बिजनेस फैला के बैठी है। अब इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 22 है। इस कंपनी के लिए लिमिट कितनी है आरसी के लिए, 20 है। तो अभी देखते हैं इसको, अभी आरसी लेना है, स्टेट वाइज लेना है अभी आरसी। तो दिल्ली में तो इसको आरसी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका टर्नओवर ही नहीं है। मिजोरम में भी इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी इसका टर्नओवर ही नहीं है। बाकी सारे स्टेट्स में, चाहे यहाँ पे 7 लाख का टर्नओवर है या 6 का ही है, 3 का ही है, इंडिविजुअल स्टेट का टर्नओवर देखना नहीं है अभी अपने को। यहाँ पे सब स्टेट्स में उसको, जहां पे 1 रुपए का भी टैक्सेबल टर्नओवर कर रहा है वो जिस स्टेट से, वहां पे उसको आरसी लेने की जरूरत है। यानी आरसी के लिए हम पहले तो ऑल इंडिया का टर्नओवर इकट्ठा करेंगे उसका, फिर क्योंकि लिमिट जो है वो स्टेट के अलग अलग है, तो अलग अलग स्टेट के हम लिमिट लेके और उसमें से जो लोवेस्ट लिमिट रहेगी वो ले लेंगे, और फिर वो जो लोअर लिमिट है वो लिमिट से हम देखेंगे कि हमारा टर्नओवर कितना है, और उसके बाद अगर टर्नओवर हमारा ज्यादा है तो उन सारे स्टेट्स में अपने को, तो इंडिया टर्नओवर ज्यादा है अगर हमारा, तो उन सारे ही स्टेट्स में अपने को जहां से हम टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हैं वहां पे हमको आरसी लेनी पड़ेगी। तो एक अपना एक क्वेश्चन में हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ 10 क्वेश्चन बना लो भले ही, 10 क्वेश्चन का काम हमारा एक ही क्वेश्चन में सोल्व हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो एग्रीगेट टर्नओवर जो हमने बात करी है, ऑल इंडिया टर्नओवर, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो देखो, ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है और जो कॉम्बो स्कीम में भी हमने 75 लैक्स का, 150 लैक्स का जो, या 50 लैक्स का जो टर्नओवर हमने देखा था, उसका जो फॉर्मूला है वो सेम है, वो सेम है, केवल एक ही डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है दोनों में। एक डिफरेंस क्या है इसमें, कि जो इंटरेस्ट मिलता है लोन या डिपॉजिट पे, जो इंटरेस्ट मिलता है वो कॉम्पो स्कीम के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होता है। कॉम्पो स्कीम लेने के लिए इंटरेस्ट को बाहर किया हुआ है, कॉम्पो स्कीम के लिए इंटरेस्ट को बाहर किया हुआ है, लेकिन आरसी लेना है या नहीं लेना है उसको, उसको आरसी लेना है या नहीं लेना है, यानी रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, उसके लिए इंटरेस्ट जो वो कमा रहा है, उसने लोन दिया, बैंक में एफडी करवाई,
उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, वो भी आरसी लेने के लिए उसको इंक्लूड करना है उस अमाउंट को भी। तो मान लीजिए एक शॉपकीपर है, उसका किराने का शॉप है, उसका पूरे साल का किराने के शॉप का टर्नओवर, तो मान लीजिए वो राजस्थान में है शॉप उसकी, उसके शॉप से टर्नओवर है 30 लाख रुपीज का, और उसके पास इतना पैसा है कि उसने बैंक में एफडी करवा रखी है 1 करोड़ रुपए की, और 1 करोड़ की एफडी से उसको 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, या 12 लाख रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 30 लाख का टर्नओवर उसका शॉप का हो गया, 12 लाख का टर्नओवर उसका इंटरेस्ट से आ रहा है, तो उसका 42 लाख रुपीज का टर्नओवर हो गया टोटल। तो उसको आरसी लेने की जरूरत यहाँ पे पड़ जाएगी। तो लोन या एफडी या डिपॉजिट, चाहे उसने पोस्ट ऑफिस में डाल रखा है, चाहे बैंक में डाल रखा है, या किसी कंपनी में डिपॉजिट दे रखा है, लोन दे रखा है, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको, वो यहाँ पे आरसी के पर्पज से तो उसको इंक्लूड करेंगे, और कॉम्पो के लिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉम्पो स्कीम के अंदर में इंटरेस्ट ऑन लोन को इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये आईसीएआई जो है ट्रिकी क्वेश्चन डाल सकती है यहाँ पे, कि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसने गुड्स का सेल किया किसी कस्टमर को 5 लाख रुपीज का, अभी कस्टमर ने पेमेंट करने में डिले कर दिया, इस कस्टमर ने पेमेंट देने में डिले कर दिया, और इसके लिए हमने उससे चार्ज किया इंटरेस्ट, मान लीजिए 10,000 रुपीज का। तो हमने उसको गुड्स सेल किया था, और उसने डिलेड पेमेंट किया, तो हमने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट कभी भी एक्सक्लूड नहीं होगा। आरसी में तो वैसे भी एक्सक्लूड नहीं करना, आरसी में तो सारा इंटरेस्ट इंक्लूड करना है, लेकिन कॉम्पो स्कीम में भी ये एक्सक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये गुड्स के सप्लाई या सर्विस का सप्लाई करने पे अगर डिलेड पेमेंट आ रहा है, उसका जो इंटरेस्ट है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर हमने पढ़ा था, वीओएस। वीओएस के अंदर में ये वैल्यू ऑफ गुड्स का ही पार्ट बन जाता है। ये गुड सेल किया है, उसका डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट आता है, तो वो वीओएस का ही पार्ट बन जाता है, यानी कि 5,10,000 रुपीज पे टैक्स, पूरे के 5,10,000 रुपीज पे ही टैक्स आता है। इस 10,000 रुपीज पे एग्जाम्शन भी नहीं है, तो इस इंटरेस्ट में ना तो एग्जाम्शन है, और इसको वीओएस में भी इंक्लूड करते हैं, और एक कॉम्पो स्कीम के अंदर में टर्नओवर कैलकुलेट करने में भी इंक्लूड होता है ये वाला इंटरेस्ट। आरसी में तो सारा ही इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, चाहे ये हो, चाहे लोन एफडी करवाइए उस पर उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हो। तो बाकी चीजें जो है, सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज जो भी कर रहे हैं उसको इंक्लूड करना है, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हो, चाहे पेट्रोलियम हो, एल्कोहल हो, चाहे वो एडवोकेट सप्लाई कर रहा है सर्विस का, तो वो एडवोकेट के टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि सेल तो एडवोकेट का ही है ना। टैक्स भले ही जो कंपनी है, रिलायंस मान लो एडवोकेट की सर्विस ले रही है, तो भले ही टैक्स आरसीएम में कंपनी भरेगी, बट एडवोकेट जो सप्लाई कर रहा है वो आरसीएम में सप्लाई कर रहा है, यानी रिसिपेंट को टैक्स पेमेंट करना है, बट फिर भी वो एडवोकेट के टर्नओवर में इंक्लूड होगा, क्योंकि जो सेल तो एडवोकेट की है ना, तो एडवोकेट की सेल है तो एडवोकेट के टर्नओवर में इंक्लूड होगा यहाँ पे। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स अगर कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूड होगा, इंटरेस्टेड सप्लाईज अगर कर रहे हैं इंक्लूड होगा, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, महाराष्ट्र स्टेट अपने ही ब्रांच को जो दूसरे स्टेट में लोकेटेड है, डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको वो सेल कर रहा है, भेज रहा है, तो उसका भी टर्नओवर इंक्लूड होगा। डिस्टिंक्ट पर्सन की को जो सप्लाई मतलब ट्रांसफर किया जाता है, गुड्स या सर्विसेज दी जाती है, वो डीम्ड सप्लाई वैसे भी मानी गई है, उसको डीम्ड सप्लाई माना गया है शेड्यूल 1 में, तो डीम्ड सप्लाई उसको माना गया है, तो उसका टर्नओवर भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। अदर देन जीएसटी को छोड़ के, जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस को छोड़ के, जो भी टैक्सेस अगर हम चार्ज कर रहे हैं, चाहे म्युनिसिपल टैक्स हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो, जो हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, वो भी टर्नओवर के अंदर में इंक्लूड होंगे। इंटरेस्ट डिस्काउंट का मैंने बताई दिया, वो भी इंक्लूड होगा। गुड्स सप्लाइड बाय प्रिंसिपल फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्लेस, अब ये क्या है, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स भेजा था, जॉब वर्कर ने उसके ऊपर काम किया, उसके बाद में वहां से प्रिंसिपल ने बोला कि अब मैं वापस इसको लेके आऊंगा, फिर इसको मुझे कस्टमर को सेल करना है। अब ये कस्टमर जो है इसका बायर, वो जॉब वर्कर के पास ही में बैठा हुआ है, मतलब उसके आजू बाजू में, उसके नजदीक में पड़ता है वो।
तो प्रिंसिपल बोल रहा है कि जॉब वर्कर को बोल रहा है मैं वापस लेके आऊंगा इस गुड्स को, फिर मैं बायर को भेजूंगा। इससे बढ़िया तो जॉब वर्कर को बोल दिया कि भाई मैं आपके प्लेस से ही मैं इसको वहां पे सेल कर देता हूँ बायर को। तो बताओ ये सेल किसकी है? पैसा किसको मिलेगा इसका? प्रिंसिपल को पैसा मिलेगा। सेल किसकी है? ये प्रिंसिपल की सेल है। तो किसका टर्नओवर में इंक्लूड होगी? ऑब्वियसली प्रिंसिपल के टर्नओवर में ही इंक्लूड होगी ये वाली सेल। क्या ये जॉब वर्क के टर्नओवर में इंक्लूड होगी? जॉब वर्क के टर्नओवर में ये इंक्लूड नहीं होगी। जॉब वर्क के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि जॉब वर्कर की सेल ही नहीं है। जॉब वर्कर की केवल लोकेशन थी जहां पे वो गुड्स पड़ा हुआ था, वहां से उसने सेल कर दी। एक्सक्लूड क्या क्या हो जाएंगे? क्या क्या चीजों का आपको टर्नओवर में यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है? इनवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम। तो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग चला रहा हूँ, मैंने एडवोकेट से कुछ सर्विसेज ली अपनी कोचिंग में कोई डिस्प्यूट के लिए, बिजनेस के लिए। तो वो जो मैंने सर्विस ली उसका आरसीएम में टैक्स, उसका जीएसटी का पेमेंट तो मैं ही करूंगा गवर्नमेंट को। आरसीएम में रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को मैं टैक्स पेमेंट करूंगा, लेकिन वो जो अमाउंट है वो केवल टैक्स पेमेंट करूंगा मैं। मेरी सेल नहीं है वो, मेरी वो परचेज है। वो परचेज को यहाँ पे मेरे टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे, रिसीवर के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। जीएसटी का जो कंपोनेंट है या ये कंपनसेशन सेस का जो अमाउंट है वो टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। और शेड्यूल 3 की जो सप्लाईज है, मान लीजिए मैंने जर्मनी से कोई गुड्स खरीदा, उसको पंजाब जापान में सेल कर दिया, मतलब इंडिया में आने से पहले ही मैंने दूसरे कंट्री में सेल कर दिया, वो शेड्यूल 3 में आ जाता है। उस पर वरना तो वो शेड्यूल 3 क्या बोलता है? नो सप्लाई ऑफ गुड्स, नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो शेड्यूल 3 में जो आइटम्स लिखे हुए हैं ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आते हैं ना सर्विसेज में आते हैं। सिमिलरली मैंने कोई मशीन बाय करी, उसको वेयर हाउस में रखवाया, यहाँ पे इंपोर्ट करी, मतलब बेसिकली मैंने उसको यहाँ पे पब्लिक वेयर हाउस में रखवाया, मैंने कस्टम क्लियरेंस नहीं करवाया, और उसके पहले मैंने किसी और को सेल कर दी, तो वो भी शेड्यूल 3 की सप्लाई है, उसमें भी जीएसटी नहीं आता है, वो भी नो सप्लाई है, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे टर्नओवर में। सिमिलरली लैंड की सेल और बिल्डिंग की सेल वो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली सेल ऑफ सिक्योरिटीज, मैंने किसी कंपनी के कुछ शेयर्स बाय कर लिए और सेल कर दिए, कुछ म्यूचुअल फंड बाय करिए, डिबेंचर बाय किए, सेल कर दिए। तो सिक्योरिटीज जो मैंने बाय करी है वो ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेज है, और जो चीज गुड्स और सर्विसेज है ही नहीं तो वो सप्लाई भी नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं है, और वो टर्नओवर में भी नहीं आएगा, टर्नओवर में भी नहीं आएगा। तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज अगर है तो वो भी नहीं आएगा। सिमिलरली मैंने किसी को 5 लाख रुपीज का लोन दिया और उसने मुझे लोन के बदले में इंटरेस्ट दिया 50,000 रुपीज का, तो बताओ मेरे टर्नओवर में 5 लाख रुपीज आएगा या 50,000 रुपीज आएगा? तो मेरे को जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो तो 50,000 रुपीज का कंसिडरेशन मिल रहा है ना मेरे को। 5 लाख रुपीज जो मैंने उसको लोन दिया है वो तो ट्रांजेक्शन मनी है, मनी का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज नहीं आएगा। 50,000 रुपये का जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वही मेरे टर्नओवर में इंक्लूड होगा। तो ये बात कर ली हमने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन की। अब अभी नया कॉन्सेप्ट अभी कुछ सालों पहले आया था कि एक पर्सन अगर है वो भी अपनी एक अकेला पर्सन अपनी कंपनी बना सकता है, वो कहलाती है 1 पर्सन कंपनी। तो जय अग्रवाल ने एक कंपनी बना ली जिसका नाम है जय अग्रवाल ओपीसी लिमिटेड, 1 पर्सन कंपनी लिमिटेड। तो अभी ओपीसी लिमिटेड जो है वन पर्सन कंपनी जो है उसका पेन नंबर अलग है, और जय अग्रवाल जो इंडिविजुअल है उसका पेन नंबर अलग है। तो दोनों का आपस में जो वो कंपनी जो बिजनेस करेगी उसका टर्नओवर अलग से कैलकुलेट करेंगे, जय अग्रवाल अपना जो काम कर रहा है उसका टर्नओवर अलग से कैलकुलेट करेंगे, दोनों को आपस में ऐड नहीं करेंगे कभी भी। तो मेरा 30 लाख का टर्नओवर है, 1 पर्सन कंपनी मैंने बनाई है, उसका 30 लाख का टर्नओवर है, हम दोनों गुड्स में डील कर रहे हैं, वो अपना डील कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ, दोनों को ही आरसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 40 लाख का लिमिट यहाँ पे अप्लाई होता है, तो दोनों को ऐड नहीं करना आपस। तो ये तो हो गए हमारे टर्नओवर बेस्ड लिमिट, हमने चेक करिए। अभी कुछ केसेस है जहां पे टर्नओवर चेक ही नहीं करना है और बोल दिया कि भाई ये अगर है तो उसको आरसी लेना ही लेना है, टर्नओवर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं
फर्स्ट चीज, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, इंटर स्टेट प्लस टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी कि इंटर स्टेट में अगर मैंने एक शॉप खोल रखी है किराने की या किसी भी चीज की, कपड़े, गारमेंट्स की, डिजिटल आइटम्स की, और मैंने अगर किसी कस्टमर को, किसी आउट ऑफ स्टेट वाले कस्टमर्स को अगर मैंने सेल कर दी गुड्स की, गुड्स टैक्सेबल है मेरे, तो उसमें मेरे को आरसी लेना पड़ेगा, मैंडेटरी आरसी लेना पड़ेगा, चाहे मेरा टर्नओवर पूरी शॉप का पूरे साल में 5 लाख रुपीज है तो भी। अब इसमें सर्विसेज जो है, मैं सीए हूं, बैंक की ऑडिट आई मेरे को, मैंने बैंक ऑडिट के लिए अप्लाई किया, मैं राजस्थान में बेस्ड हूं मान लो, और मेरे को बैंक की ऑडिट मिल गई गुजरात की। राजस्थान में बहुत सारे सीए हैं और किसी स्टेट में मान लो सीए कम है, तो राजस्थान के सीए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको दूसरे स्टेट की भी ऑडिट मिल जाती है बैंक की। और मेरा जो टर्नओवर है राजस्थान में मैं राजस्थान में रजिस्टर्ड हूँ, मेरा टर्नओवर राजस्थान का 15 लाख रुपीज का टर्नओवर है, नया नया बिजनेस प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, 15 लाख रुपीज का टर्नओवर है, तो क्या मुझे आरसी लेने की जरूरत है? आंसर, और मेरा बैंक जिसकी मेरे को ऑडिट मिली है वो गुजरात की बैंक ऑडिट बैंक की मिली है मुझे, तो क्या मुझे राजस्थान में आरसी लेनी पड़ेगी? आंसर इज नो। क्योंकि जब मैं राजस्थान से उसको सर्विस दूंगा बैंक को, भले ही मैं इंटर स्टेट सर्विस दे रहा हूं, मेरा ऑफिस राजस्थान में है, एक चीज ध्यान रखना कि जहां पे उसका ऑफिस होता है, उसका कोई फिक्स्ड प्लेस होता है, वहां पे उसको आरसी लेने की बात आती है। अगर मैं कभी कभी जाता हूँ बैंक, गुजरात के बैंक में जाके वहां जाके ऑडिट करके वापस राजस्थान आ जाता हूँ अपने ऑफिस में, या वहां जाके होटल में रुकता हूँ, तो उसके ऐसे मुझे गुजरात में आरसी लेने की जरूरत नहीं है। आरसी वहां ले जाती है जहां पे उसका ऑफिस है, फैक्ट्री है, शॉप है, वहां पे आरसी ली जाती है। तो सर्विसेज के केस में सर्विसेज को अलाउ किया हुआ है। सीए अगर दूसरे स्टेट की बैंक को भी सर्विस दे रहा है और उसका टर्नओवर, जो टर्नओवर लिमिट्स जो दे रखी है उसमें अगर उसका फॉल नहीं होता है, उसमें वो उसकी लाइबिलिटी नहीं है आरसी लेने की, तो यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में भी उसकी आरसी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर्विसेज के केस में। लेकिन अगर उसकी लिमिट क्रॉस कर गई तो फिर सेक्शन 22 में उसको आरसी लेनी पड़ेगी। तो लिमिट में अगर आ रहा है तो आरसी लेनी पड़ेगी, लिमिट में नहीं आ रहा है तो कंपलसरी में आ रहा है तो आरसी लेनी पड़ेगी, दोनों में नहीं आ रहा है तो आरसी नहीं लेनी है। तो सर्विसेज यहाँ पे अलाउड है। अभी गुड्स के केस में इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई यार हर एक इंटर स्टेट सप्लाई पे हम बोल देंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लो, उसके ऊपर में रजिस्ट्रेशन लोगे तो टैक्स भी लगेगा, सारा काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि यार जो हैंडीक्राफ्ट के गुड्स बनाता है वो भी नोटिफाइड, सारे हैंडीक्राफ्ट नहीं, गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाल रखी है, वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर बनाता है कोई पर्सन, मतलब उन गुड्स का अगर सप्लाई हो रहा है या हैंडमेड गुड्स का सप्लाई हो रहा है, हाथ से बने हुए गुड्स, ये भी सारे नहीं नोटिफाइड वाले गुड्स है। हैंडमेड गुड्स क्या कहलाते हैं? जो कि उसमें मोस्ट ऑफ द जो उसमें काम हुआ है गुड्स को बनाने में वो हाथ से हुआ है, प्रीडोमिनेंटली 70%, 60%, 50%, मतलब 50% ज्यादा काम जो उसमें हुआ है उस गुड्स को बनाने में उसमें हाथ से हुआ है। थोड़ा बहुत मशीन उसमें यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि 100% आपने हाथ से ही बनाया, कुछ पोर्शन हो सकता है कि उसने अपनी मशीन से बनाया हो, तो वो हैंडमेड गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया कि ही यूज्ड मशीन एंड हैंड्स इक्वली टू मेड दैट गुड्स, तो अगर इक्वली यूज किया है तो देखो इक्वली यूज किया तो फिर प्रीडोमिनेंटली बाय हैंड नहीं हुआ ना, आपको 70%, 80% इतना ज्यादा आपको उस गुड्स को बनाने में हैंड का यूज करना है, थोड़ा बहुत ही करना है मशीन का यूज। तो अगर 50-50 दिया हुआ है या इक्वली दिया हुआ है तो वो हैंडमेड गुड्स नहीं कहलाएंगे, फिर वो हैंडमेड गुड्स नहीं कहलाएंगे। तो ऐसे नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ये ऐसे हैंडमेड गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि यार ये छोटे कारीगर काम करते हैं, बनाते हैं, फिर इनको दूसरे स्टेट में भी इनकी पेंटिंग वगैरह बिकती है, पेंटिंग बिकती है या टॉयज बिकते हैं, इस तरह से आर्ट वर्क करते हैं ये, तो उसको हम लोग जीएसटी में अगर इंक्लूड कर लेंगे तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिजनेस करना, इनको रिलीफ देना चाहते हैं ये।
तो हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड गुड्स का लिए इन्होंने बोल दिया कि अगर पेन नंबर लिया हुआ है, पर्सन ने जो सप्लाई कर रहा है उसने पेन नंबर लिया हुआ है और ई वे बिल बना के वो सेल कर रहा है, ई वे बिल बना रहा है, तो यहाँ पे फिर मैंडेटरी उसको आरसी लेने की जरूरत नहीं है, फिर वो लिमिट वाले केस में उसको जाना पड़ेगा। और लिमिट में भी हमने देखा था कि यहाँ पे अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स या हैंडमेड गुड्स का इंटरेस्ट रेट सप्लाई करता है तो उसकी जो लिमिट है इन स्टेट्स में, इसमें तो 10 की लिमिट ही रहेगी, इसमें 20 की ही रहेगी, और बाकी रिमेनिंग स्टेट्स जो है उसमें भी उसकी लिमिट 20 ही रहेगी, उसमें उसको 40 की लिमिट नहीं मिलेगी, 20 तक की लिमिट उसको मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी, ये भी हम आगे देखने वाले हैं सीटीपी क्या होता है। अभी ये ध्यान रख लो कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उसको आरसी लेना मैंडेटरी है, उसको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। लेकिन इसको भी एग्जाम्पशन दे दी, कौन सी, ये हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, उसकी इसको लिमिट दे दी कि भाई अगर आप हैंडमेड या हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सेल कर रहे हो, इंटर स्टेट में सेल कर रहे हो, तो उस केस में अगर पेन नंबर लिया हुआ और ई वे बिल बना रहे हो तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, फिर आपको लिमिट में जाना है। और लिमिट क्या है, वही 10, 20 एंड 20, वो लिमिट में आप फॉल हो जाओगे। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ये ध्यान रखने की बात ये है, ट्रिकी सिचुएशन ये है कि जब वो इंटर स्टेट सप्लाई करता है इन आइटम्स का तो ही उसको एग्जाम्पशन है। अगर ये विद इन स्टेट सप्लाई करता है, इंट्रा स्टेट हैंडमेड गुड्स का या हैंडीक्राफ्ट गुड्स का विद इन द स्टेट सप्लाई करता है, ये कौन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो वहां पे इसको एग्जाम्पशन दिया हुआ नहीं है, वहां पे वो रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा। क्योंकि सीटीपी को जो टैक्सेबल सप्लाई करता है उसको तो ऑलवेज आरसी लेनी है। एग्जाम्पशन कब दिया है, जब वो हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो। बाकी केसेस में अगर वो इंट्रा स्टेट कर रहा है, विद इन द स्टेट कर रहा है, तो उसको आरसी लेनी पड़ जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भाई एक सीटीपी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो मध्य प्रदेश में जाके एग्जीबिशन लगा रहा है और उस एग्जीबिशन में वो हैंडमेड गुड्स का या हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सेल कर रहा है, और वो जो सेल है विद इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ही कर रहा है, मतलब उसके कस्टमर आ रहे हैं एग्जीबिशन में, पसंद कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो बताओ उसको आरसी लेना है या नहीं लेना है, तो उसको आरसी लेना पड़ेगा। और वही मध्य प्रदेश से में उसने स्टॉल लगाई, एग्जीबिशन लगाया और सारी सेल वहां से बैठ के वो किसी और स्टेट के कस्टमर को सेल कर रहा है हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तो उसको आरसी लेने की जरूरत नहीं है, लिमिट तक, एक लिमिट तक की उसको आरसी लेने की जरूरत नहीं। एक लिमिट के बाद तो भाई आप चाहे हैंडमेड का गुड्स का सप्लाई करो, चाहे हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई करो, आप ये कर रहे हो तो भी आपको आरसी लेना पड़ेगा एक लिमिट के बाद। तो टैक्सेबल गुड्स है नहीं है अगर, तो लेना ही पड़ेगा। अगर यही एग्जेम्प्टेड गुड्स होते तो उसको फिर नहीं लेना पड़ता। उसके बाद पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू इको, इको के थ्रू अगर वो गुड्स सप्लाई कर रहा है तो फिर वो टीसीएस, और इको जो है वो टीसीएस काटता है। इको यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब है कि जो अमेजोन है, अमेजोन है, इस पे कस्टमर ने ऑर्डर डाला, तो बताओ इस गुड्स को जो मोबाइल का मैंने ऑर्डर किया है, ये क्या अमेजोन खुद से सप्लाई करता है यहाँ पे? नहीं, अमेजोन खुद से सप्लाई नहीं करता है। अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सप्लाई तो यहाँ पे इसको पैसे मिल जाते हैं 10,000 रुपीज, ये इसमें से कुछ अपना कमीशन काट के और वेंडर को बोल देता है कि भाई आप इसको सप्लाई कर दो, कस्टमर को गुड्स भेज दो। तो अमेजोन कभी भी खुद गुड्स सप्लाई नहीं करता है, कभी कुछ केसेस में हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वेंडर को ऑर्डर ट्रांसफर कर देता है, वेंडर उसको सप्लाई कर देता है कस्टमर को।
और अमेजोन इसके बदले में यहाँ पे कमीशन चार्ज कर लेते हैं, अपना कमीशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अमेजोन जो है वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं इको। अमेजोन क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स। तो ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे इको। और ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो, उनको हम टीसीएस वाले चैप्टर में देखने वाले हैं कि उनको टीसीएस काटना होता है, किसका? वेंडर का। वेंडर का टीसीएस काटना होता है, जो सप्लायर है। तो अगर ये जो पर्सन है सप्लायर, अगर ये अमेजोन के थ्रू इस तरह से सप्लाई कर रहा है, तो इसको, अगर ये गुड्स का सप्लाई कर रहा है, गुड्स का सप्लाई कर रहा है, तो अभी रिसेंटली उन्होंने, पहले तो ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था इसको, कि इसको कंपलसरी आरसी लेना ही है, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा उसको छूट दे दिया है कि ये जो वेंडर है वो अगर 3 चीजें करता है तो इसको आरसी कंपलसरी लेने की जरूरत नहीं है, फिर इसको वो लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा, सेक्शन 22 की लिमिट मिल जाएगी। कौन कौन से? अगर ये 3 काम करता है तो इसको आरसी कंपलसरी लेने की जरूरत नहीं है। पहला काम है कि वो विद इन द स्टेट सप्लाई करता है ओनली, केवल सेम स्टेट का कस्टमर को ही सप्लाई करता है, तो वो, उसको चलेगा यहाँ पे। इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर रहा वो, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई करने वाले को तो वो चाहे ई-कॉम के थ्रू सप्लाई करे, चाहे बिना ई-कॉम के सप्लाई करे, गुड्स का अगर इंटर स्टेट सप्लाई करता है वो, तो उसको आरसी वैसे भी मैंडेटरी है। दूसरी बात बोल रही कि वो सिंगल स्टेट में बिजनेस करता है ओनली। ऐसा नहीं कि मैंने 2 जगह पे शॉप खोल ली, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, और वहां पे मेरे को ऑर्डर, अगर राजस्थान से ऑर्डर आया तो मैं राजस्थान से सप्लाई कर देता हूँ, एमपी से आता तो मैं एमपी से सप्लाई कर देता हूँ। वैसा नहीं, एक ही स्टेट में उसका बिजनेस होना चाहिए, तो उसको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। उसने अपना पैन नंबर लिया होना चाहिए, और वो पैन नंबर को जीएसटी पोर्टल पे जाएगा, वहां पैन एड्रेस और स्टेट डालेगा अपना, उसका एड्रेस डालेगा, पैन नंबर डालेगा, जीएसटी पोर्टल पे जाके एक एनरोलमेंट नंबर वहां से लेगा वो। ये एनरोलमेंट नंबर लेके वो, ये वेंडर अमेजोन को दे देगा वो, कि मेरा एनरोलमेंट नंबर ये है और मैं सारी कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा। तब जाके ये अमेजोन वाला जो है उसको उस प्लेटफॉर्म पे गुड्स का सेल करना अलाउ करेगा। नहीं तो अमेजोन वाले के ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन डाल रखी है गवर्नमेंट ने, कि भाई ऐसे वेंडर को आप मत लेना जो ये कंडीशन, जो अनरजिस्टर्ड हो और ये तीनों कंडीशन में से वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। तो ये 3 कंडीशन अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई कर रहा है, गुड्स का सप्लाई है, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, उसको लिमिट मिल जाती है यहाँ पे 10, 20 एंड 40 की जो लिमिट्स है वो मिल जाती है। हाँ, अब बात करते हैं सर्विसेज की। तो अगर कोई पर्सन सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो हम लोग कभी अर्बन कंपनी जो ऐप है, उससे हम लोग सलून की सर्विसेज के लिए बुलवा सकते हैं, ब्यूटी पार्लर की सर्विस के लिए किसी पर्सन को बुला सकते हैं। अर्बन क्लेब की ऐप से हम लोग इस तरह की सर्विसेज हम किसी से ले सकते हैं, या हम लोग हाउसकीपिंग की सर्विसेज ले सकते हैं, क्लीनिंग की सर्विसेज ले सकते हैं, पेकर मूवर की सर्विसेज हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, इनको 10, 20, 40 की जो हमारी लिमिट्स है वो मिलती है। तो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इंटरेस्टेड करना भी उसको अलाउड है, और उसको ई कॉमर्स के थ्रू सेल करना भी, सर्विस प्रोवाइड करना भी अलाउड है। दोनों काम उसको अलाउड है, उसको लिमिट ही चेक करनी है बस। लिमिट तो उसको फिर भी 10, 20 की लिमिट चेक करनी पड़ेगी। सर्विस के लिए 2 ही लिमिट है, 10 की 4 स्टेट, बाकी सारे स्टेट 20। अभी आगे आता है पर्सन, इसको मैंने एजेंट भी बोल दिया है। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। कौन सी सप्लाई? टैक्सेबल सप्लाई। देखो यहाँ पे इंटर स्टेट में भी टैक्सेबल सप्लाई की बात करी गई है, यहाँ पे सिटी पे के लिए भी टैक्सेबल सप्लाई की बात करी है। अगर एग्जेम्प्टेड के कर रहा तो आरसी लेने की नीड नहीं है। यहाँ पे भी बात करी गई है टीसीएस की। टीसीएस काटता है तो उस केस में
वो यहाँ पे ये प्रोविजन लगता है। लेकिन अगर पर्सन जो है वो एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई करता है, मान लीजिए कोई पर्सन है, बुक सेलर है, बुक्स एक्चुअली जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है, बुक सेलर कोई अमेजोन के थ्रू सप्लाई करता है, कोई बुक सेलर अमेजोन के थ्रू सप्लाई करता है, तो क्या बुक सेलर को आरसी लेने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? ये और ये जो ये चाहे ऑर्डर किसी भी स्टेट से आने, तो बुक सेलर राजस्थान में बैठा हुआ है, ऑर्डर पंजाब से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, तो क्या ये कर सकता है ऐसा? आंसर इज यस, वो कर सकता है, क्योंकि उस केस में अमेजोन को टीसीएस काटने की जरूरत नहीं होती। टीसीएस कब काटता है अमेजोन? जब कोई टैक्सेबल सप्लाई हो रही हो। तो हम टीसीएस वाले चैप्टर में भी देखने वाले हैं कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है वो टीसीएस कब काटता है? जब उसके थ्रू टैक्सेबल सप्लाई करी जा रही है। अगर उसके थ्रू एग्जेम्प्टेड सप्लाई करी जा रही है, तो भाई ऐसा गुड्स जो जीएसटी में एग्जेम्प्टेड ही है, उस पर टीसीएस क्यों काटना है? टीसीएस काटने की जरूरत ही नहीं है उसके ऊपर। टीसीएस क्या है? जीएसटी का कुछ पोर्शन वो काट के जमा करा देता है, कुछ हिस्सा अमेजोन वाला जीएसटी का पोर्शन काट के जमा करा देता है गवर्नमेंट। तो बुक सप्लायर अगर अमेजोन के थ्रू सप्लाई करता है, तो उसके ऊपर में भी उसको आरसी लेने की जरूरत नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम लोग आगे एजेंट। एजेंट के लिए लिखा है पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन। किसके बिहाफ पे कर रहा है? टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ पे दो बार टैक्सेबल वर्ड यूज में आ रहा है। गुड्स भी जिसका सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल होने चाहिए, और जिसके बिहाफ पे कर रहा है वो भी टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में उस एजेंट को जो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब एक और चीज जो एजेंट के बारे में बात करनी थी, वो ये है कि देखो एजेंट जो है वो हमने शेड्यूल 1 में भी पढ़ा था सप्लाई वाले चैप्टर में, कि अगर ये प्रिंसिपल है, ये एक पर्सन है बीच में, मिस्टर ए है, और ये कस्टमर है, कस्टमर। तो अगर देखो प्रिंसिपल अगर एजेंट के कस्टमर के नाम पे डायरेक्टली इनवॉइस बना रहा है, ये बीच में है मिस्टर ए, ये अरेंज कर रहा है, कस्टमर को लेके आ रहा है, प्रिंसिपल के पास ला रहा है, बता रहा है कि ये कस्टमर, कस्टमर को बता रहा है, सारी चीजें एज ए मिडिल मैन यहाँ काम कर रहा है, मीडिएटर काम कर रहा है, इंटरमीडिएट यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन इनवॉइस जब सेल होता है गुड्स का, तो इनवॉइस डायरेक्टली प्रिंसिपल कस्टमर के नाम पे बना देता है, डायरेक्टली बना देता है। तो ऐसे केस में अब ये जो एजेंट है ना, वो यहाँ पे जो एजेंट वर्ड लिखा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, इसमें ये फॉल नहीं होता है, इसमें ये फॉल नहीं होता है। अगर प्रिंसिपल ने डायरेक्टली कस्टमर के नाम पे इनवॉइस बना दिया, तो मिस्टर ए जो है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो जीएसटी के डेफिनेशन के हिसाब से एजेंट है ही नहीं। ना तो वो शेड्यूल 1 के अंदर एजेंट है, ना तो वो यहाँ पे टर्नओवर, यहाँ पे आरसी लेने की रिक्वायरमेंट के अंदर में एजेंट है। हाँ, अगर मिस्टर ए कस्टमर को अपने नाम से इनवॉइस बनाता है, मिस्टर ए कस्टमर को अपने नाम से इनवॉइस बनाता है, उस केस में भले ही मिस्टर ए का टर्नओवर पूरे साल में 5 लाख रुपीज का भी हो, केवल 5 लाख रुपीज का ही हो, लेकिन यहाँ पे वो एजेंट है, अपने नाम से इनवॉइस बना रहा है, ये सप्लायर जो है वो टैक्सेबल सप्लायर है, प्रिंसिपल जो है मतलब टैक्सेबल है, जिस गुड्स का ये सप्लाई कर रहा है वो भी टैक्सेबल है, दो बार टैक्सेबल है, टू टी है, T2 बोल दो या 2T बोल दो, तो दोनों दोनों चीजें टैक्सेबल है, तो फिर इसका टर्नओवर कितना भी रहने तो इसको आरसी लेना पड़ेगा, इसको आरसी लेना पड़ेगा। उसके बाद में पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। एडवोकेट ने किसी पर्सन को सर्विस दी, या फिर मान लेते हैं हम लोग जीटीए,
जीटीए ने किसी पर्सन को सर्विस दी, तो कोई भी पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और रिसीवर जो है, सर्विस रिसीवर, वो आरसीएम उसको टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी है, तो उसको फिर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मान लो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेस एंटिटी हूँ, मैंने कुछ इंपोर्ट किया है, तो देखो आरसीएम में भी सबसे पहले तो ये देखना कि जो आरसीएम का जो जो सर्विस है, वो आरसीएम की सर्विस एग्जाम तो नहीं है कहीं, क्योंकि कई कई सारे केसेस में आरसीएम की कुछ सर्विसेज है उसमें एग्जाम्पशन भी है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो अगर एग्जाम्प्ट है तब तो फिर तो भाई, चाहे वो आरसीएम की सर्विस होने दो, चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज में होने दो, अगर वो एग्जाम्प्ट है तब तो उसमें आरसी लेने की जरूरत ही नहीं है, तब उसमें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, मतलब फिर तो आरसीएम की सर्विस नहीं कहलाएगी, फिर वो एग्जाम्प्ट सर्विस कहलाएगी। तो मान लीजिए रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है, ये हमने एग्जाम्पशन चैप्टर में देखी थी, आरसीएम में भी देखी थी, अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है, और उस केस में, और वो रेसिडेंस के लिए यूज के लिए दी जा रही है, रेसिडेंस यूज के लिए, तो वो एग्जाम्प्ट है, वो एग्जाम्प्ट है। और यही अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती, यही अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती, तो उसमें आरसीएम आ जाता है। तो मेरा कहना है यहाँ पे ऐसा है कि आरसीएम की सर्विस तो आप सबसे पहले तो देखो कि सर्विस आरसीएम के नेचर की है। अब वो आरसीएम के नेचर की सर्विस है, बट वो टैक्सेबल है क्या, उसमें कोई एग्जाम्पशन तो नहीं है। अगर वो टैक्सेबल है तो रिसीवर जो है, उस सर्विस का जो रिसीवर है, वो हमेशा उसको पहले आरसी लेनी पड़ेगी, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर वो जो आरसीएम की लायबिलिटी है जो रिसीवर के ऊपर आ रही है, वो चाहे 5,000 रुपए की ही हो, उसको आरसी पहले लेनी पड़ेगी, फिर वो आरसीएम की लायबिलिटी का पेमेंट करेगा, पहले रजिस्ट्रेशन लेगा, फिर वो आरसीएम की लायबिलिटी का वो गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो आरसीएम की जो सर्विस ले रहा है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि अगर वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा तो आरसीएम का लायबिलिटी गवर्नमेंट को पे कैसे करेगा, इसलिए लेना है। उसके बाद में पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, तो इनकम टैक्स में एक टीडीएस होता है, जीएसटी में भी एक टीडीएस है, टीडीएस। तो जो पर्सन को टीडीएस काटना है, भाई वो काटेगा तो गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए तो आरसी लेना पड़ेगा ना, इसलिए उसको लेना जरूरी है। पर्सन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, एग्जाम्पल अमेजोन, तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा कस्टमर का, वेंडर का, वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा, गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए तो उसको आरसी लेनी पड़ेगी ना, इसलिए उसको यहाँ पे आरसी लेनी जरूरी है। इको रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5), कुछ सर्विसेज ऐसी दे रखी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उन सर्विसेज पे सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि उन सर्विसेज पे जो टैक्स का पेमेंट है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पेमेंट करेगा। सप्लायर, मान लो एग्जाम्पल है ओला का, ओला में हमने कैब बुक किया, अब ड्राइवर कैब को लेके आया, सर्विस कौन दे रहा है मेरे को, ड्राइविंग, मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ने की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कौन दे रहा है, वो ड्राइवर दे रहा है, क्योंकि वो ओला के केस में वो ओला का कोई, ओला की कार नहीं है वो, ना उसका ड्राइवर है, ओला केवल उससे कमीशन चार्ज करता है, ओला का एम्प्लॉय नहीं है वो, ना वो ओला को ये सर्विस का बिलिंग करता है, ओला सिर्फ उससे कमीशन चार्ज करता है, तो जो ओला है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर बन जाता है। तो ऐसे केस में वो जो ड्राइवर है उसकी जो सर्विस है वो जीएसटी में वैसे टैक्सेबल है, तो उस केस में सेक्शन 9(5) में क्या बोलते हैं कि भाई ड्राइवर लोगों से हम कहाँ कहाँ टैक्स लेते बैठेंगे, तो बोलते हैं कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसके थ्रू वो सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर ही हम, उससे ही हम जीएसटी ले लेते हैं, आसान काम हो जाएगा। तो ऐसे कुछ 4 सर्विसेज दे रखी है जहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पेमेंट करता है। तो भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पेमेंट करता है तो टैक्स पेमेंट करने के लिए आरसी उसको लेना ही पड़ेगा, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है उसके लिए। उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो अगर किसी कंपनी को या किसी भी एंटिटी को आईएसडी में अगर इनवॉइस लेना है
और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी ब्रांचेस को, उस इनवॉइस को। ये हमने ऑलरेडी आईटीसी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो उस केस में आईएसडी का जो नंबर है वो सेपरेटली उसको नंबर लेना पड़ेगा। ये हमने वहां पे भी देखा था कि आईएसडी वाला जो होता है उसको सेपरेट जीएसटी का एक नंबर लेना पड़ता है। उसके बाद एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट यानी कि इंडिया का पर्सन नहीं है ये, और इंडिया में आके कुछ वो बिजनेस कर रहा है, और इंडिया में उसके पास कोई ऑफिस फैक्ट्री नहीं है, उसका कोई लोकेशन नहीं है, उसका कोई परमानेंट लोकेशन नहीं है इंडिया के अंदर में, फिर भी वो कुछ सर्विसेज या गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो उसको उसको लिमिट नहीं मिलेगी, उसको कोई लिमिट नहीं मिलेगी, उसका पूरा ही अमाउंट टैक्सेबल है, उसका पूरा ही अमाउंट टैक्सेबल है। तो उसको कंपल्सरीली आरसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद OIDAR सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, नेटफ्लिक्स, जिससे हम लोग मूवी का सब्सक्रिप्शन, मूवी वगैरह हम वॉच करते हैं उसका ऐप डाउनलोड करके। तो नेटफ्लिक्स वाला क्या है, OIDAR ऑनलाइन, ये ऑलरेडी हमारे अलग से पढ़ने वाले हैं। OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डेटाबेस की एक्सेस मिल रहा है अपने को, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस का एक्सेस और रिट्रीवल मिल रहा है, उसकी सर्विस मिल रही है। तो नेटफ्लिक्स में क्या मिल रहा है अपने को, नेटफ्लिक्स तो एक एग्जांपल है, उसमें हमको मूवी देखने की सर्विस मिल रही है, यानी कि हमको इंफॉर्मेशन या डेटाबेस मिल रहा है उसका। तो ऐसे केस में नेटफ्लिक्स अगर आउटसाइड इंडिया का है तो OIDR की सर्विस दे रहा है, पर्सन आउटसाइड इंडिया में है, इंडिया में नहीं है, इंडिया वाले को लिए नहीं है ये प्रोविजन, आउटसाइड इंडिया का बंदा है, OIDR की सर्विस दे रहा है, और किसको दे रहा है, इंडिया के अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है। OIDAR प्लस आउटसाइड इंडिया वाला है, प्लस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होती है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा नेटफ्लिक्स वाले को। उसका टर्नओवर नहीं देखना, फिर 10, 20, 40 नहीं देखना, 10, 20 नहीं देखना। अगर इंडिया का है OIDAR तो उसको लिमिट मिल जाएगी 10, 20 की, उसके लिए कंपलसरी नहीं है। और अगर ये आउटसाइड इंडिया का भी है लेकिन अनरजिस्टर्ड को नहीं दे रहा है, केवल केवल रजिस्टर्ड को ही दे रहा है, केवल रजिस्टर्ड इंडिया के रजिस्टर्ड पर्सन को ही वो सर्विस दे रहा है, तो ऐसे केस में उसको कंपलसरी आरसी लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इंडिया का जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके लिए क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक तरह से इंपोर्ट हो जाएगा। सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रिसीवर जो है इंडिया का है, तो क्या हो गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या आता है, आरसीएम, आरसीएम मतलब रिसीवर उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करता है। तो अगर रिसीवर टैक्स पेमेंट कर रहा है तो सप्लायर जो OIDR का सप्लायर है, OIDAR का सप्लायर है, उसको आरसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यही OIDAR के अलावा अगर कोई और दूसरा पर्सन सप्लायर है, OIDR के छोड़ के कोई और दूसरी सर्विस दे रहा है, अगर आउटसाइड इंडिया से दे रहा है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड को दे रहा है, तो भी उसको आरसी लेने की जरूरत नहीं है। तो तीन चीजें हैं, OOU, OOU, OIDAR आउटसाइड इंडिया URP को दे रहा है, तब कंपलसरी है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे तीन थी, यहाँ पे दो है। OMG की सर्विस दे रहा है ऑनलाइन मनी गेमिंग की, प्लस आउटसाइड इंडिया से दे रहा है, इसमें अनरजिस्टर्ड वाली कंडीशन नहीं है, इसमें अनरजिस्टर्ड वाली कंडीशन नहीं है। OO ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस दे रहा है। ऑनलाइन मनी गेमिंग होती है जो हम लोग रमी सर्कल, जंगली रमी, टीम्स 11, तो ऐसी सारी जो एप्स है, ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन एप्स है जिसमें हम पैसा जमा कराते हैं और गेम खेलते हैं,
ऑनलाइन मनी, जिसमें हम मनी डाल रहे हैं और उसके साथ हम गेम खेल रहे हैं, जीत हार का हम गेम खेल रहे हैं, वो होती है ऑनलाइन मनी गेमिंग। अगर वो ऑनलाइन मनी गेमिंग की जो ऐप है वो आउटसाइड इंडिया से ऑपरेट हो रही है, तो उसको यहाँ पे इंडिया में 10-20 की लिमिट नहीं मिलेगी, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अब ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है ये एक गुड्स है, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम होता है। ये ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में आता है, एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में आता है, और एक्शनेबल क्लेम जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, तो ये गुड्स है। तो चाहे ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, दोनों ही केस में टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी जो गेमिंग कंपनी है उस पे आती है, उस पे आती है, तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लेना है। तो ध्यान रखना OIDAR में केवल यूआरपी को सप्लाई हो रही है, मतलब यूआरपी को सप्लाई हो रही है तो कंपल्सरी है। यहाँ पे चाहे यूआरपी को हो चाहे रजिस्टर्ड पर्सन को आरपी को, दोनों केस में यहाँ पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस ट्रांसफर हुआ ड्यू टू सक्सेशन या फिर डेथ होने की वजह से, किसी पर्सन की डेथ हो गई, अब उस पर्सन की डेथ के बाद में जो उसका लीगल हेयर है वो उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर गोइंग कंसर्न में बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया है, गोइंग कंसर्न में बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया है, तो रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा? रिसीवर को रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा? जब वो ट्रांसफर की डेट आई है ना, जिस दिन उसने बिजनेस को ट्रांसफर किया है, जिस दिन बिजनेस ट्रांसफर हो गया उस दिन से रिसिपिएंट को, नए पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आरसी लेनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने सेक्शन 22 देखा था कि ये टर्नओवर होना चाहिए तो आरसी लेनी पड़ेगी। सेक्शन 24 देखा हमने कि भाई टर्नओवर भूल जाओ, अगर ये कांड कर रहा है, वो ये काम कर रहा है तो आरसी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हो गया अपना सक्सेशन, डेथ या गोइंग कंसर्न के केस में डेट ऑफ ट्रांसफर, अमलगमेशन, डीमर्जर एक्सेट्रा अगर हो रहे हैं तो डेट ऑन विच आरओसी इश्यूज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जो न्यू कंपनी फॉर्म होने वाली है उस कंपनी को जिस दिन का आरओसी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब मिलेगा उसको उससे आरओसी से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, तब जाके उसको कंपल्सरी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं 3 केसेस ऐसे हैं जहां पे बोल दिया कि अगर ये काम कर रहा है पर्सन तो उसको आरसी लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो बोला टर्नओवर, फिर बोला कंपल्सरी, फिर बोल दिया कि यार ये 3 काम ऐसे है, अगर ये काम कर रहे हो ना तो आप फिर उसको आरसी लेने की जरूरत नहीं है। तो 3 काम कैसे हैं? पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली, केवल इन नॉन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई। मैंने पेट्रोल पंप खोल के रखा है, पेट्रोल डीजल सेल करता हूँ, या मेरी अल्कोहल की शॉप है तो लिकर सेल कर रहे हैं, तो अगर केवल और केवल नॉन टैक्सेबल गुड्स यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या अल्कोहल, ये एग्जेम्प्टेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या होते हैं? मान लो मैं व्हीट, गेहूं, राइस, अनपैक्ड, अनपैक्ड वाला, या फिर पैकिंग है तो उसके लिए एक लिमिट है कि 25 किलो से ऊपर की पैकिंग रहेगी तो उसमें एग्जेम्प्ट है। तो अगर वो गुड्स एग्जेम्प्टेड है या मेरी सर्विसेज पूरी एग्जेम्प्टेड है तो मैं आरसी लेके क्या क्या करूंगा? मैं आरसी लेके टैक्स तो भरना ही नहीं है मेरे को, मेरी पूरी गुड्स सर्विस एग्जेम्प्ट है। हाँ, अगर थोड़ी पार्टली टैक्सेबल होती तब फिर मुझे आरसी लेने की जरूरत पड़ जाती, फिर मेरे को लिमिट चेक करनी पड़ती 10, 20, 40 की। तो अगर फुल्ली मैं नॉन टैक्सेबल या एग्जाम गुड्स का सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे आरसी नहीं लेना है। दूसरा, कोई इंडिविजुअल है या HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो एग्रीकल्चर खेती का काम करती है, तो उससे जो जो भी उसको खेती लैंड से, एग्रीकल्चर से जो भी उसको प्रोड्यूस मिलता है, जो भी उसको प्रोड्यूस मिलता है उसका अगर वो सप्लाई कर रहे हैं तो उसको आरसी लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें क्या हो सकता है कि अगर ये पर्सन हो सकता है कि टैक्सेबल गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हो वहां से, एग्रीकल्चर से,
मान लो काजू की खेती कर रहा है, अगर ये एग्जेम्प्टेड गुड्स ही प्रोड्यूस कर रहा है अपनी खेत से, तब तो यहाँ पे ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा नहीं। मान लो 1 करोड़ रुपए इसका राइस हुआ, 1 करोड़ रुपए इसका इसने राइस, खेत से इसको 1 करोड़ का राइस मिला, ये बनाना मिला, या एप्पल मिला, ये सब आइटम जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, तब तो उसको पहले वाले केस में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके एग्रीकल्चरलिस्ट है अगर कोई पर्सन, और वो केवल इंडिविजुअली अचीव होना चाहिए, अगर उसका गुड्स टैक्सेबल भी है इन केस, मान लो काजू वो उगा रहा है, बादाम उगा रहा है, तो काजू बादाम तो आप उगा के सेल भी कर रहे हो, तो भी उस पर टैक्स आता है, तो भी वो टैक्सेबल है, वो एग्जेम्पशन नहीं है उसके ऊपर। लेकिन अगर ये एग्रीकल्चरिस्ट जो खुद जो पर्सन खेती कर रहा है, वो अपने उगा रहा है और उसको सेल कर रहा है, तो यहाँ पे बोल दिया कि उसको आरसी लेने की उसको जरूरत नहीं है, आरसी से उसको बाहर कर दिया, आरसी लेने की जरूरत नहीं। और तीसरा है पर्सन मेकिंग ओनली आरसीएम सप्लाईज, जैसे एडवोकेट है, उसकी सर्विसेज या तो एग्जेम्प्टेड है या तो आरसीएम में डाल रखी है। कौन सी सर्विसेज? लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज ही को डाल रखा है, या तो एग्जाम्पशन डाल रखा है तो आरसीएम में डाल रखा है। और उसके अलावा वो और कोई सर्विस नहीं दे रहा है, यानी उसने कोई रेंट की इनकम नहीं है और कोई उसकी सर्विस इनकम नहीं है, कोई गुड्स की सेल भी नहीं है, तो वो बंदा आरसी लेके क्या करेगा? तो जो पर्सन केवल आरसीएम की सप्लाई कर रहा है, मतलब ऐसी सप्लाई कर रहा है जिसका टैक्स पेमेंट रिसीवर को करना है, सारी ही सप्लाई उसकी ऐसी है जिसमें रिसीवर ही टैक्स पेमेंट करने वाला है, तो उसको आरसी लेके क्या करना है? उसको वहां पे आरसी लेने की जरूरत नहीं है, उसको एग्जाम्पशन दिया हुआ है यहाँ पे, नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन है वो। तो इसके साथ ही हमारा ये जो पोर्शन है रजिस्ट्रेशन का वो होता है कंप्लीट। तो हमने यहाँ पे 3 सेक्शन देखे हैं, 22, 23, 24। 22 बोलता है कि टर्नओवर ये रहेगा तो आरसी लेना है। 24 बोलता है कि टर्नओवर भूल जाओ, अगर ये काम कर रहा है तो आरसी लेना है। और 23 बोल दिया कि भाई छोड़ दो, थोड़ा हमको माफ कर दो, क्यों आरसी लेने को बोल रहे हो, हमको हमारे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं है। तो 22, 24 दोनों इग्नोर करो, और यहाँ पे आरसी हमको इन 3 केसेस में लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें काफी बार ऑब्जेक्टिव आई मीन एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बनते हैं, और ये आपके डिस्क्रिप्टिव वाले में भी 70 मार्क्स वाले चैप्टर में भी इसका कोई ना कोई पोर्शन आता ही है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। रजिस्ट्रेशन का दूसरा जो पार्ट है हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।